हेलो एंड वेलकम टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो जैसा कि बच्चों अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। हेडिंग भी पढ़ी हुई है सॉलिड स्टेट। अभी तक हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए और आज का भी सेशन पहले जैसे सेशन धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में वो आपको 2-3 नंबर हमेशा देता ही देता है और वही आपका पैकिंग एफिशिएंसी का बेस भी बनाता है। तो बहुत ही प्यार से आपको सेशन को देखना है और बहुत ही ध्यान लगा के आपको हर चीज़ को समझना भी है। अगर जिन बच्चों ने पहले लेक्चर नहीं देखे तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले लेक्चर भी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने बेस बताया, वहाँ पर हमने आपको क्यूबिक सेल भी पढ़ाया, वहाँ पे हमने एमार्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, जितने भी टॉपिक हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं हमने कवर किए। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले बच्चों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, क्या है हेडिंग? हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, मतलब एटम का कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल में कितना होता है। आप लोगों को तो नया नया लग रहा होगा, लेकिन बच्चों कुछ नया नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार बस ये लेक्चर आप देखिएगा, आपको जीवन में, जीवन में आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप देखिए प्यार से। देखो बच्चों, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ बताता हूँ। सभी लोगों को पता है यूनिट सेल क्या होता है? क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। यहाँ तक क्लियर था? अब हम बात कर रहे हैं कि एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस यूनिट सेल में, हमें ये निकालना है। मतलब ये कि कोई भी हमने यूनिट सेल ले लिया, जैसा कैसा यूनिट सेल। देखो बच्चों, आप लोग प्यार से देखिएगा, जिन बच्चों को डब्बा नहीं बनाना आता वो डब्बा भी बनाना सीखें, ठीक है? हमको भी नहीं आता बच्चों, बस बना लेते हैं डब्बा। देखो बच्चों, इस तरीके से आपका डब्बा बनता है, इजी वे है, आप लोग ऐसे बनाइए, ठीक है? तो ये हम लोगों ने बना लिया भैया डिब्बा, और इसे क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? ये यूनिट सेल है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है भाई यूनिट सेल क्या होता है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, पहले लेक्चर मैंने बताया आपको, कुछ लैटिस पॉइंट जैसा बताया था, याद आ रहा है? हाँ सर, लैटिस पॉइंट आपने वो बताया था कि जहाँ पर एटम को प्लेस किया जाता है वो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं। और आपने सर ये भी बताया था कि कॉर्नर, जो इनके कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूब के, वहाँ पर लैटिस पॉइंट होते हैं। ये तो बताया था ना मैंने, एक बार ध्यान देखिएगा। ये आपका कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों है ना, बायलिंगुअल है ना। तो ठीक है, अब ये जो लैटिस पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पे क्या करते हैं, हमें एटम को रखते हैं और यहाँ पर एटम प्लेस किया जाता है। अगर हम यहाँ पर एटम रखेंगे इस यूनिट सेल में, तो इस एटम का कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा। अब सर ये कंट्रीब्यूशन टर्म नहीं समझ में आ रहा है? समझो, कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम इस एटम को रखेंगे तो एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल में आता है। हाँ जी, समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनिए, हम एटम को कितना कैसे रखें और एटम का कितना पार्ट इट यूनिट सेल में आता है। जैसे हम आपसे कहें कि आप अपने गेट पे खड़े हुए हैं, समझो आप अपने गेट पे खड़े हुए हैं, ठीक है? और गेट पे एक फुटबॉल लेके खड़े हुए हैं और आपसे हमने कहा बिल्कुल गेट पे खड़े हुए हैं, बीचों बीच में ऐसे खड़े हुए हैं कि आधे आप अंदर हैं और आधे आप बाहर, फुटबॉल ऐसे लेके खड़े हुए हैं। बहुत इमेजिन करना, ये चैप्टर इमेजिनेशन का है। अब मैं आपसे कहूं कि फुटबॉल का कितना कंट्रीब्यूशन आपके कमरे में है और फुटबॉल का कमरे के उस तरफ है, तो आप कहोगे सर जब हम बीचों बीच में खड़े हैं, बिल्कुल मिड में खड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फुटबॉल का आधा पार्ट हमारे रूम में है और फुटबॉल का आधा पार्ट हमारे दूसरे रूम में है, ये लॉबी में है। बिल्कुल सही है कि नहीं भाई? आप गेट के बीचों बीच में ऐसे खड़े होकर गेट पे, तो आधा फुटबॉल अंदर आधा फुटबॉल बाहर। मैं बिल्कुल बना के भी बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो फुटबॉल क्या है, वो एटम है और आधा एटम आपके उस कमरे के अंदर है और आधा एटम आपके उस कमरे के बाहर है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम कंट्रीब्यूशन का मतलब इतना होता है कि कितना एटम इस यूनिट सेल में आपका प्रेजेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि ये यूनिट सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कैसे कैसे। एक होता है आपका प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा आपका होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है। सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ऑल ऑफ यू वेल नोन कि सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, सिंपल मैंने में आपको क्या बताया था? सिंपल में हमने आपको ये बताया था कि जब हम किसी के कॉर्नर पे सिर्फ एटम को प्लेस करते हैं तो वो किस में आता है बच्चों? किस में आता है? वो आता है प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव में और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या? यही तो प्रिमिटिव होता है। इसका मतलब ये होता है ऑन एटम प्लेस्ड ओनली on the
ऑन द कॉर्नर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कॉर्नर का मतलब। फिर से मैं एक डब्बा बनाता हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। आज का लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आप अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। कैसे मैं डब्बा बना रहा हूँ उसी तरीके से डब्बे बनाइए, आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने एक कमरा बना लिया, ये आप मान लीजिए आपका रूम है। आपका मैंने क्या बनाया, ये आपका रूम है। रूम तो ऐसा ही होता है क्यूब टाइप में भाई। छत, ये ऊपर की छत हो गई, ये नीचे जिस पे खड़े होते हैं, ये इस दीवार हो गई, ये हमारी दूसरी दीवार हो गई, ये पीछे की दीवार, ये आगे की दीवार। तो 6 स्पेसेस आप आराम से देख सकते हैं। मैंने पिछली बार आपको करके भी दिखाया था कि 6 स्पेसेस हम कैसे कंसिडर करते हैं। चलो अब हमने क्या कहा कि हम पहला कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और वहाँ पर हमने ये बताया गया कि एटम जो होता है वो केवल कॉर्नर पर प्लेस किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब एटम केवल कॉर्नर पे रखा जाता है, चलो रखते हैं तभी तो निकाल पाएंगे कितना कंट्रीब्यूशन होता है। चलो अब हमने क्या किया, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम की बॉल को प्लेस कर दिया। क्या किया बच्चों, हर एक कॉर्नर पर एटम की बॉल को प्लेस कर दिया। अब यहाँ से क्या हमें निकालना है, हमें ये निकालना है कि ये एटम है, कोई भी एटम मान लो, हाइड्रोजन का एटम मान लो, हीलियम का मान लो, किसी का भी आप मान लो कि ये आपका सोडियम का एटम है, कोई भी एटम आपने प्लेस कर दिया। ये एज अ बॉल होता है भाई, एटम कैसा शेप होता है, सर्कुलर शेप में होता है। अब हमें ये निकालना है कि इस एटम का कितना पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, हमें यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर कि कैसे इसमें कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो इसके लिए आपको अपना इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग के अंदर क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों, जैसा कि मैं बताऊं कि यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग मतलब इसी क्रिस्टल को हम, इसी यूनिट सेल को बार बार बना देंगे तो ये पूरा एक क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये निकालना कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो बच्चों, हमने क्या किया, हम इस वाले एटम को पकड़ते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक अपना ये वाला एटम था, रख दिया। एक हमने क्या किया, अपना ये वाला एटम यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से ये देखो कि इस वाले यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एक यूनिट सेल यहाँ पे है, अगर आप कंसीडर करें कि यहाँ पर आगे अगर हम कंसीडर आपसे करवाते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट सेल और है, समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर एक यूनिट सेल और है। आपको दिखा बच्चों, हाँ सर दिख रहा है, एक यूनिट सेल हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ तक दिखा। तो इसका मतलब जैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पर रखेंगे तो ये वाले यूनिट सेल में भी इसका पार्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर जाएगा। अगर भाई कॉर्नर पे रखा है तो इस वाले में भी जाएगा और इस वाले में भी जाएगा, हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। तो अभी कितना परसेंट बचा, 50-50 हो गया। मतलब अभी आपको लग रहा होगा सर आधा पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, नहीं बच्चों, और आगे बढ़ना है। और आगे सर कैसे बढ़ना है, और आगे समझो, अगर हम कहें कि इस वाले कमरे के ऊपर, अगर हम बात करें आपसे, इस वाले कमरे के ऊपर भी एक कमरा है। अगर हम आपसे बात करें कि इस वाले कमरे के ऊपर भी एक कमरा है, तब ऐसे करके आपका इस वाले कमरे के ऊपर भी कमरा है, तब क्या करोगे बच्चों, तब समझ में आया। देखो बच्चों, अब कहोगे अरे सर ये तो 1/3 पोर्शन हो गया। भाई ये वाले यूनिट सेल पे कॉर्नर पे रखा है ना आपने, तो कॉर्नर पे अगर देखा जाए तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और इसके कॉर्नर में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब कैसा लग रहा है सर, अब हमें लग रहा है कि ये 1/3 कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नहीं, यहाँ पे बात कहानी ख़त्म नहीं होती, अब हमें आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा ज़रा गौर से, आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़ के हमने क्या देखा, अगर इसके ऊपर एक हम कमरा और बना दें, और इसके ऊपर अगर हम कमरा बना देंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा, इसके ऊपर अगर इसको ऐड कर दे इस तरीके से, तो बच्चों आपको ये क्लियरली विजुअल है, हाँ सर विजुअल तो है। क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एटम है, देखो बच्चों इस वाले एटम को पकड़ा हमने, इस वाले को, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला एटम कितने कॉर्नर से मिलकर बन रहा है। एक, हम नंबर कर दे 1 2 3 4, 4 बक्से, मतलब 4 कमरे। अगर आपका मल्टी स्टोरीड घर होता है तो आप मल्टी स्टोरीड घर में कमरे कंसीडर कर लीजिए। तो अगर एक कॉर्नर पे रखा तो 1 2 3 4 में कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपको लग रहा होगा सर 1/4 कंट्रीब्यूशन है। नहीं बच्चों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब हम आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि ये 4 कमरे तो आगे बने हुए हैं, और अगर हम आपसे कहें इसके पीछे भी एग्जैक्ट
इसके पीछे भी एग्जैक्ट अगर 4 कमरे इसी से लगे हुए अगर 4 कमरे बने हुए हैं तो कितने टोटल कमरे हो गए, कितने यूनिट सेल हो गए? तो सर आप कहेंगे कि इसमें सर टोटल 8 हमारे क्या हो गए, यूनिट सेल हो गए। टोटल 8 हमारे यूनिट सेल हो गए। यहाँ तक क्लियर है? मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। क्या एग्जाम्पल? देखो बच्चों, आप अपने कमरे को कंसीडर करो। कमरे को कंसीडर किया, ठीक है सर, चलो एक कोई कोना पकड़ लो, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पर कोई भी कोना, आपको लेफ्ट में राइट में कोई भी कॉर्नर पकड़ लो। हाँ सर कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है। अब हमने कहा आपको फुटबॉल को एग्जैक्ट उस कॉर्नर के बीचों बीच में रखना है, ठीक है सर। फुटबॉल को हमने बीचों बीच कॉर्नर में रख दिया। अब आप बताओ कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? देखो बच्चों कि फुटबॉल को आप जैसे ही बीचों बीच में रखोगे कॉर्नर पे बिल्कुल, तो अगला वाला जो उसके कमरा होगा, आगे वाला को जो कमरा होगा फुटबॉल उसमें भी जाएगी, और इस वाले साइड में देखो बच्चों हमारे लेफ्ट साइड में जो कमरा होगा फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन उसमें भी होगा, और जो आगे वाला कमरा है उसके लेफ्ट साइड में जो कमरा होगा फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन उसमें भी होगा, और जो नीचे 4 कमरे बने हैं फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन उसमें भी होगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ इसका सर कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 8। मतलब एक एटम कितना कंट्रीब्यूशन, कितने में कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एक एटम 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब एक एटम, बात करा जाए वन एटम कंट्रीब्यूटिंग इन 8 यूनिट सेल। इससे सर क्या निकला? इससे ये निकला कि एक एटम जो हमने इसके कॉर्नर पे प्लेस किया था ये 8 भागों में बट गया। मतलब अगर हम सिर्फ एक की, हमने आपसे कहा सिर्फ एक की बात करिए, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? हमने कहा जो पहला वाला था फर्स्ट वाले में, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? तो आप कैसे निकालोगे? सर इसमें कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक कमरे में तो ये 1/8 ही करेगा। भाई 8 कमरे हैं, अगर आपने कहा आपसे 8 कमरे हैं और एक गेंद आपने कॉर्नर पे रखी तो वो 8 में डिवाइड हो जाएगी, तो कितनी आई एक कमरे में? सर एक कमरे में 1/8 आई। यहाँ तक तो क्लियर होगा, मैथ इतनी तो सबको आती है। भाई एक बॉल आपने कॉर्नर पे रखी और वो 8 में डिवाइड हो गई। बहुत सिंपली समझाते हैं कि एक आपके पास चॉकलेट है और एक चॉकलेट आपको 8 लोगों में डिवाइड करनी है, तो उसके कितने पार्ट आपको मिलेगा? सर अगर 8 लोग हैं, एक चॉकलेट है, तो 1/8 पार्ट मिलेगा। वैसे ही ये एक एटम एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, 8 कमरे इसके चारों तरफ हैं, चारों तरफ भी हैं, वो ऊपर भी हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सर? 1/8 कंट्रीब्यूशन हुआ। 1/8 एटम आया कि नहीं आया? हाँ सर 1/8 तो आया। ठीक, अब अगर मैं कहूँ टोटल कितने एटम है इसके अंदर? भाई टोटल एटम, सर टोटल एटम अभी तो आप एक की बात कर रहे थे, टोटल कहाँ से आ गया? देखो मैं दिखाता हूँ टोटल कैसे आया। अभी तो आपने सिर्फ इसकी बात करी, मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी तो आपने इस वाले कॉर्नर की बात करी सर। अब ये वाला भी तो कॉर्नर है बच्चा, यहाँ भी तो एटम प्लेस है। हाँ सर कितने एटम हुए? 2 सर। अब हम कहते हैं बेटा इसकी भी बात करो, कितने एटम हुए? सर 3 एटम हुए, फिर 4 हुए, 5, 6, 7, 8, सॉरी हाँ 8। कितने एटम आए? सर टोटल किसी भी एक यूनिट सेल में, अगर यहाँ से देखो, यहाँ क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर टोटल कितने एटम रखे हुए हैं? सर 8 रखे हुए हैं। और एक टोटल कितने रखे हुए हैं? 8 रखे हुए हैं। और एक एटम का, 1 एटम का कितना कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है? 1 एटम का सर 1/8 कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो हम आपसे कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम निकालो। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? आप उसका जितना कंट्रीब्यूशन करता है और इनटू नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर क्या निकालना है कि एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल में। तो आप लोगों ने क्लियरली समझा 1/8 है। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं? सर नंबर ऑफ, अगर ये 1/8 है और सर नंबर ऑफ एटम तो कितने हैं बच्चों? 8 कॉर्नर पे 8 एटम। तो यहाँ पर टोटल कितना आया? यहाँ पर टोटल 1 आया। तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे यूनिट सेल में एटम कितने हैं? सर इस पूरे यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है। मतलब 1 एटम का कंट्रीब्यूशन टोटल अगर मिलाएं तो 1 ही कंट्रीब्यूशन होगा। वो किस में आता है? आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं पर यूनिट सेल में? सर 1 एटम आता है पर यूनिट सेल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे अपने किसकी? सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में।
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे यूनिट सेल के सेंटर में मतलब जहाँ पर सेंटर में एटम रख देंगे तो वो आपका किस में आएगा, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब ये आपका सेकंड टाइप आता है। पहला हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल यूनिट सेल पढ़ते हैं। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम होते हैं, और कॉर्नर पर एटम मैंने बहुत अच्छे डायग्राम से आपको बताया कि उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और नंबर ऑफ एटम्स 8 होते हैं, तो टोटल 1 कंट्रीब्यूशन पूरे एक एटम का उसमें होता है। लेकिन सर अब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें क्या पढ़ना है, देखो बच्चों इसमें मेनली आपके 3 टाइप होते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ 3 टाइप कौन से होते हैं। एक तो आपका है FCC, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, BCC। ऊपर नीचे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हम तीसरा टाइप की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है ECC। मैं बताऊँगा बिल्कुल फुल फॉर्म क्या होती है। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और BCC का होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ECC का मतलब होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात करें अगर हम फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है ये आप गौर समझिए। देखिए फेस का सेंटर्ड का मतलब आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। फेस सेंटर्ड का मतलब सर ये समझ में आ रहा है कि फेस पे सेंटर आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें फेस समझने पड़ेंगे कि कैसे हम फेस निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें फेस सेंटर्ड को, किसको डिस्कस करें बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्कस अगर हम करें तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक प्यारा सा छोटा सा डब्बा बनाना पड़ेगा। तो डब्बा बनाने में तो हमें महारत हासिल है, डब्बा तो हम बहुत आराम से बना लेते हैं। सबको समझ में आ गया, और सभी लोग डब्बा अपनी अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इसे बनाने से ही आपको सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। ये बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका और हम इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, बताना ज़रा। और सर इसको हम नाम देते हैं क्या, यूनिट सेल। और यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। चलिए अब हम बात करेंगे फेस की। अगर हम आपसे पूछें सिंपली किसी भी डब्बे के या किसी भी क्यूब के कितने फेस होते हैं, 12th में हो यार, ये तो सबको पता होगा, किसी भी क्यूब के 6 फेस होते हैं। अगर नहीं कंसीडर कर पा रहे तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। अपने रूम को कंसीडर करिए, एक तो आपका छत वाला पार्ट हो गया, एक आपका फ्लोर वाला पार्ट हो गया, 2 फेस हो गए, और 4 आपकी दीवार हो गई। तो कितने हो गए फेस, ये आपके टोटल हो गए 6 फेस। यहाँ तक क्लियर है। या पासा, डाइस तो जानते हो, डाइस जो लूडो में खेलते हैं, तो डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करें अब फेस सेंटर्ड। देखो फेस सेंटर्ड सबसे पहले हम क्या बताया, मैं सबसे पहले आपको बताया कि चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे ECC हो, सब में क्या होता है, कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होता है। मतलब सब में सिंपल क्यूबिक सेल की प्रॉपर्टी तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, मतलब कॉर्नर पर एटम हमेशा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये तो हमने क्लियर कर दिया पहले ही। फेस सेंटर्ड का मतलब ये हुआ कि आप अगर देखो, ये सबसे पहला मैंने कहा जो जहाँ आपका पंखा टंगा रहता है, पंखा कहाँ टंगा होता है, पंखा सर छत में टंगा होता है। तो छत वाला अगर हम पार्ट ले लें, तो छत वाला पार्ट लिया मान लो हमने, तो ये भी एक ऐसा फेस है, ठीक। और अगर हम आपसे कहें आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है और एक बॉल को ऐसे छत में लगाना है ताकि वो आधी आए। सर क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। देखो मैंने कहा पंखे की जगह क्या करना है, इमेजिन करो। जितना अच्छा आप अपना इमेजिनेशन करेंगे उतना अच्छा आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैंने कहा पंखे की जगह क्या करना है, एक आपको फुटबॉल लेनी है और ऐसे लगानी है ताकि वो कमरे में आधी आए, आधी लटकी रहे और आधी छत के ऊपर रहे। हाँ सर, एक फुटबॉल ली हमने और पंखे की जगह पे लगाया, और आधी वो रूम में रहे, मतलब आधी छत से नीचे निकली रहे और आधी छत के ऊपर रहे। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो कैसे लगाएगा, देखो जब हम लगाएंगे ऐसी किसी फुटबॉल को तो कैसा दिखेगा, हमें कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, मतलब आधी छत से ऊपर ऐसे निकली हुई, कुछ ऐसा दिखेगा, आधी छत से ऊपर निकली हुई और आधी आपको ऐसे अंदर निकली हुई दिखेगी, ठीक है। वहाँ से अगर नहीं क्लियर होता तो मैंने कहा आप क्या करो, आपने अपनी जो फ्लोर है, आपकी फर्श है, फर्श में एक बॉल को आपको ऐसे लगाना है ताकि वो आधी अंदर चली जाए और आधी आपके रूम में फर्श पे निकले, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आधी बॉल तो दिखेगी बच्चों। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है सर। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मतलब हमें फेस पे ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को या आइटम को रखना है ताकि वो आधा अंदर रहे और आधा बाहर रहे। यहाँ तक क्लियर है। चलो देखो बच्चों, अगर ये बॉल आधी अंदर आएगी तो आपसे मैं पूछूं तो इसका कितने % कंट्रीब्यूशन हुआ, सर इसका कंट्रीब्यूशन तो 1/2 हुआ। 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, कैसे सर 1/2 हुआ, देखो बच्चों
अगर आपने बॉल को, फुटबॉल को छत पे ऐसे रखा कि वो आधी आपके कमरे में वो आधी छत के ऊपर निकली, तो उसका आधा कंट्रीब्यूशन ही तो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल में आया। हाँ सर आया, तो कितना बोलेंगे उसको हम? 1/2 बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको कितने फेस हैं आपके? सर हमारे फेस हैं 6। ऐसे ही आपको 6 फेसों पे बॉल रखनी है। जैसे क्या करना है उसमें ये करना है कि आधी बॉल बाहर रहे, आधी बॉल अंदर रहे। मतलब इस वाली दीवार पे भी ऐसे आधी बाहर निकली रहे, ठीक है, और आधी अंदर रहे। इस वाली दीवार में भी क्या हो, आधी अंदर हो, आधी बाहर हो। हर एक आपके फेस में क्या करना है, मतलब आपकी बॉल का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो आधा होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब बच्चों हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कि आपको पता है कॉर्नर पे कितने एटम है? सर कॉर्नर पे 8 एटम है। तो कॉर्नर पे कितने एटम है? सर 8 एटम है। तो 8 एटम हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और हर एक एटम का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? सर 1/8 है। तो बहुत ईजी, आप पहले बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1/8। ये तो आपकी कहानी खत्म हो गई कॉर्नर वाली। अब नई कहानी कौन सी शुरू हुई? नई कहानी प्लस में आएगी। कौन सी? आपके कितने फेस हैं बच्चों? सर फेस कितने हैं हमारे? सर फेस तो हमारे 6 हैं। कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। या हम आपसे कहें आपके कितने आइटम हैं टोटल? अगर आप देखें 1 2 3 4 5 भाई 6 फेस हैं, तो 6 आइटम रखेंगे। तो अगर उसको 6 फेस मान लो या 6 आइटम मान लो, बेहतर होगा क्या लिखें कि हमारे कितने आइटम हैं? सर हमारे 6 आइटम है जो सारे फेस पे लगे हुए हैं। ठीक, अगर मैं पूछूं 6 एटम तो आपने लगा दिए सेंटर में, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना है आपके यूनिट सेल के अंदर, कमरे के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? सर कमरे के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना होगा बताओ? हाँ 1/2 होगा। तो 1/2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इनटू 1/2 कर दिया। बहुत सिंपल। कितना आ गया बच्चों? सर यहाँ से तो 1 एटम आ गया, और अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे यहाँ पे 3 एटम आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितना आया, तो यहाँ पे सर टोटल हमारा 4 एटम आ गया। मतलब ये आया कि अगर आप फेस सेंटर्ड के केस में बात करते हैं एटम की कि कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वहाँ पर आपके कितना नंबर आता है? वहाँ पर आपके आते हैं 4 एटम। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन किसी भी आपके फेस सेंटर्ड में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको इसी से पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, इसी से आप रेडियस में, डिस्टेंस में रिलेशन निकाल पाएंगे। इसलिए इसको बहुत अच्छे दिमाग समझना। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार समझो और जीवन भर उसे याद रखो। बार बार पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होता है केवल, और आपका माइंड का पावर भी वीक होता है। एक बार आपको अच्छे कंटेंट को पढ़ना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ से आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि फेस सेंटर्ड के केस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल का। अगर मैं बात करूँ आगे क्या बात करता हूँ? अब मैंने कहा भाई ठीक है फेस सेंटर्ड का हो गया, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपका दूसरा कौन सा है बच्चों बताओ? दूसरा तो सर BCC लिखा है आपने, कुछ फुल फॉर्म तो बताई नहीं। बताई है बच्चों, फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है बच्चों प्यारे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा बॉडी सेंटर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? सर बॉडी सेंटर्ड का मतलब तो कोई बता लेगा, बॉडी के सेंटर में। हाँ बच्चों बिल्कुल, बॉडी के सेंटर में। ठीक है, चलो पहले नंबर में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है? हमें तो डब्बा बनाने में क्या है, महारत हासिल हो चुकी है। डब्बा तो हमसे कितने बनवा लो। तो डब्बा कैसे बनाते हैं? आप जैसे भी बनाते हो, मेरा ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं बनता, बस काम चल जाता है। ठीक है, और काम अच्छा चलना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो मेरा डब्बा तैयार है। ठीक, अब बात करें बॉडी सेंटर्ड की। सबसे पहला मैंने आपको क्या रूल बताया? चाहे आप बॉडी सेंटर्ड बना रहे हो या एंड सेंटर्ड बना रहे हो या फेस सेंटर्ड बना रहे हो, सबसे पहला रूल है आपको एटम्स को उनके कॉर्नर पे तो रखना ही रखना है। मतलब कोने पर एटम तो अवश्य रखा जाएगा। मतलब उसके अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी तो हमेशा आएगी ही आएगी, इसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो सर क्लियर है कि आपने कॉर्नर पे रख दिया। ठीक, बॉडी सेंटर्ड, अरे सभी को समझ में आ गया होगा। बॉडी सेंटर का मतलब बॉडी के सेंटर्ड में। इसकी बॉडी कैसी है? क्यूब है, तो इसके सेंटर में कहाँ लगाएंगे? इसके सेंटर में बीचों बीच में। आप अपना कमरा मानो, कमरा तो क्यूब होता है ना, किसी किसी का क्यूबाइड होता है, अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं तो क्यूबाइड हो जाएगा। आप कमरे के बीचों बीच में हवा में, जैसे आप कमरा है बीचों बीच में किसी बॉल को ऐसे करके लटका दें या रोक लें, तो वो किस तरीके बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा बॉडी सेंटर्ड। अच्छा, मैं आपसे पूछूं उस समय उस बॉल का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके कमरे में?
सर अगर बॉल बॉडी मतलब बीचों बीच कमरे में लगा दी तो कंट्रीब्यूशन तो 100% है। बिल्कुल हाँ, जब आप किसी चीज़ को सेंटर में ले आएंगे और हम आपसे पूछ रहे हैं वो कितना परसेंट है उसके अंदर, सर 100% प्रेजेंट है। बस यही तो कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम क्या निकालें, अगर अब हम निकालें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो कैसे निकलेगा बच्चों? देखो सबसे पहले ये वाला रूल, देखो ये वाला रूल तो आपको हर जगह लगाना है, 8 एटम इंटू 1/8, क्योंकि कॉर्नर में तो उसमें भी परसेंट है। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 1/8 इंटू क्या करना है, 1/8 इंटू 8 एटम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये तो आप कर लोगे। और क्या करना है, बॉडी के सेंटर में, अरे मैं तो लगाना ही भूल गया, बॉडी के सेंटर में मतलब कहीं पे यहाँ बीचों बीच में, बिल्कुल इस डब्बे के बीचों बीच में एक हमारा एटम, ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा एटम क्या हुआ, ये लटका हुआ है, जैसे घंटी लटकी हुई होती है मंदिरों में, वो बीचों बीच में हैंग होती है कि नहीं होती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है उस मंदिर कैंपस के अंदर, 100% होता है। ऐसे ही ये बॉल हम मान लेते हैं किसी भी हमारा क्यूब है और उसके अंदर पूरी की पूरी बॉल बीचों बीच में ऐसे रखी हुई है, तो आपसे पूछें इसका कितनी, ये बॉल कितनी प्रेजेंट है इसके अंदर, सर कितनी प्रेजेंट है, ये तो बहुत आसान है, 100% प्रेजेंट है। अगर 100% प्रेजेंट है तो कितना एटम है ये, सर ये 1 एटम है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, सर इसे 1 लिखेंगे, तो बस सॉल्व हो गया। क्या लिखेंगे, 1 एटम, क्योंकि ये तो 100% प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, थोड़ा राइटिंग गंदी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो क्या आएगा, 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 2 एटम। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 एटम। इट मीन्स कि बॉडी सेंटर्ड के केस में हमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड के केस में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम यही फेस सेंटर्ड का केस ले लें तो वहां पर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं 4, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एटम किसमें प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा फेस सेंटर्ड के केस में, मतलब हर एक फेस में अगर 1/2 कंट्रीब्यूशन है एटम का, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेस सेंटर्ड के केस में हमारे एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट केस लेते हैं, स्पेस कम है थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम नेक्स्ट केस लें, तीसरा केस, ये आपके सिलेबस में शायद ना हो लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये आपकी कंपटीशन में आता है, एंड सेंटर्ड, क्योंकि हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जो कंपटीशन में भी पूछ सकता है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी बात, आपके एग्जाम में एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। आप अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इस विश्वास मानिए, आप पिछले लेक्चर भी पढ़े हुए हैं पिछले साल के भी, आप उसको भी देख सकते हैं, आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। और कॉन्सेप्ट एक बार वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो दोबारा आपके कॉन्सेप्ट माइंड से स्लिप नहीं होगा। हम उस तरीके से पढ़ाते हैं, उतनी मेहनत आपके साथ करते हैं, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। एंड सेंटर्ड, सर ये एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है, अभी समझ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ, गोल्डन रूल हमारा क्या है, सर गोल्डन रूल तो यही है कि डब्बे पे डब्बा बनाए जा रहे हैं हम लोग हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, सॉलिड स्टेट है, थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा होगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। पता नहीं कितने बच्चे हैं बेचारे रटते रह जाते हैं इसको, लेकिन उन्हें कभी समझ में नहीं आता। लेकिन इस तरीके से अगर वो चीज़ों को बना के समझेंगे ना, साइंस क्या है बच्चों, साइंस आपके दिमाग की कैपेसिटी जज करती है। आप जितना ज़्यादा अपने आप में इमेजिनेशन कर सकते हैं, साइंस आपके लिए उतना ईजी है, ठीक है। सबसे पहला गोल्डन रूल हमारे लिए क्या है कि सर कुछ भी हो जाए, हमें कॉर्नर पर एटम रखने ही रखने, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें कॉर्नर पे तो एटम रखने, चाहे फेस सेंटर्ड ले लो, चाहे आप बॉडी सेंटर्ड ले लो, चाहे आप एंड सेंटर्ड ले लो, सबके अंदर सिंपल क्यूबिक सेंटर की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है। मतलब कॉर्नर पर तो एटम हमेशा रहता ही रहता है। चलो ये तो बात चलो क्लियर है, बहुत अच्छे से आप जान गए। यार एंड सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, एंड सेंटर्ड का मतलब है किसी भी दो एंड पर एटम का कंट्रीब्यूशन अगर होता है, किसी भी दो एंड पर अगर सेंटर पर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड। नहीं समझ में आया, चलो मैं समझाता हूँ, बहुत प्यार समझना। मैं गया भाई रूम में, मैंने क्या किया, जो हमारा स्टूडियो है, मैं उस रूम में गया और रूम के बीचों बीच पंखे के नीचे हवा खाने के लिए खड़ा हो गया। थोड़ी देर बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने कहा चलो हवा खाते हैं, ठीक है चलो। अब क्या किया मैंने, अपना ये वाला राइट वाला हैंड और अपना लेफ्ट वाला हैंड ऐसे किया, ठीक है। कैसे किया, इस तरीके से हाथ खोल दिए, ठीक। जहाँ जहाँ हमारी ये फिंगर्स इशारा कर रही हैं दोनों तरफ, एक इधर, दोनों तरफ दीवार के सेंटर पर बॉल को हमने क्या किया, एटम को क्या किया, रख दिया। और कैसे रखा, आधा एटम रूम के अंदर रहे और आधा एटम रूम के बाहर रहे। लेफ्ट हैंड पे भी हमने यही किया, क्या किया, आधा हमारा एटम अंदर रहे और आधा एटम बाहर रहे। मतलब दीवार के बीचों बीच में बॉल को हमने ऐसे लगाया, आधी बॉल हमारी अंदर दिखनी चाहिए और आधी बॉल हमारी बाहर दिखनी चाहिए। क्या है, आपको क्लियर हुआ? मैं फिर बताता हूँ कि आप कोई भी दो बॉल ले लो, दो दीवारें लेनी है आपको, कोई भी दो फेस ले लो, कोई भी दो एंड ले लो जिसमें आपने क्या, आमने सामने का, या आप सामने ले लो, सामने वाली दीवार पर आपने क्या किया, एक बॉल को रख दिया,
जो आधी आपके अंदर है आधी बाहर है। आपने यह बोर्ड पे क्या किया, आधी बॉल को ऐसे सेट किया, आधी बॉल आपको सिर्फ आधी बॉल दिख रही है, और आपने क्या किया, स्टूडियो से बाहर भेजा उस वाले रूम में, कहा जरा देख के आओ तुम्हें आधी बॉल दिख रही है। उसने कहा हाँ आधी बॉल हमको भी दिख रही है। तो इसका मतलब उस केस में आपकी जो एटम था उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सर, उसका कंट्रीब्यूशन अगर इस वाले में देखेंगे तो 1/2 हुआ, सामने वाले में देखेंगे तो वहाँ 1/2 हुआ। तो इसका मतलब दोनों के केस में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ सर, 1/2 हुआ। और एटम कितने थे सर, एटम तो 2 थे ना। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ, ये तो आपको बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ईसीसी। अरे बच्चों बता दो यार, ये वाला तो बता दो कितने नंबर होंगे सर। पहला रूल तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। क्या याद हो गया सर, वही क्या करना है, 8 एटम इंटू 1/8 उनका कंट्रीब्यूशन, ये तो हमें हमेशा लगाना है। प्लस कितने फेस पे रखा, मैंने कहा अगर आपने इस वाले फेस पे आधी बॉल ऐसे बाहर निकाल दी है, ठीक है बच्चों देखो इस वाले फेस पे आपने आधी बॉल ऐसे निकाल दी, और आपने इस वाले पे भी आपने क्या किया, ऐसे रखा है ताकि आपका आधा एटम अंदर की तरफ आए, ठीक है। तो आधा ही एटम अंदर आया। कितने एटम थे सर, 2 एटम थे। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ उन दोनों का सर, 1/2 हुआ। तो कितना आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों आपका 3 एटम। कितना आ गया बच्चों 3 एटम। तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व। आज के बाद दोबारा आपको ये लेक्चर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 100% चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप अपना इमेजिनेशन यूज करते हैं तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल। आप जब इसको इमेजिन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आपसे चुटकियों में लगेंगे। मैं लगवाऊंगा, जितने भी बैक ईयर में क्वेश्चन आए हुए मैं सारे करवाऊंगा। बस आपको अपना प्यार यूं ही बनाए रखना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और बच्चों को भी जोड़ना है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पूछते रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम किस में पढ़ा था बेटा, प्रिमिटिव वाले में पढ़ा था जो सिंपल था। फिर हमने क्या पढ़ लिया, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पढ़ा जो आपका एफसीसी है, बीसीसी है, ईसीसी है। यहाँ पर हमने पूरा डायग्राम बना के आपको हर एक चीज़ समझाई कि कैसे आपका एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, कब आपका एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। हमने कोशिश करी कि आपको हर एक पिक्चर बिल्कुल HD क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम अगले सेशन में मैं बता दूं कि अगले सेशन में इसके बाद क्या बात करने वाले हैं। जब हम ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी रेडियस के बीच में रिलेशन, ठीक है। तब तक अपने लेक्चर को एंजॉय करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।